का और साथ में हमारे राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले परम पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी के स्वागत हेतु, उनके अभिनंदन हेतु, उनके आशीर्वाद हेतु मैं अनुरोध करूंगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी से आप आए और हम सभी की तरफ से, अयोध्या पर्व की तरफ से पूज्य महंत जी को प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र, श्री राम लला का यह चित्र और उड़ा करके प्रतीक चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें एवं स्वागत करें। श्री रामलला का दिव्य चित्र, दिव्य दर्शन पूज्य महंत जी को अध्यक्ष महोदय प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अब विनय पूर्वक अनुरोध करूंगी अयोध्या के पूर्व सांसद श्री लल्लू सिंह जी से। हमारे बीच में महामंडलेश्वर पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी उपस्थित हैं। कृपया प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र और रामलला का यह चित्र सौंपकर हम सभी की तरफ से, अयोध्या पर्व की तरफ से अभिनंदन करें और स्वागत करें। अंगवस्त्र। कुछ ही देर में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार, भी हम सभी के बीच में उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रामलला का स्वरूप तो घर घर में पहचान है। मैं हमारे बीच उपस्थित अयोध्या पर्व आयोजन समिति के सह सचिव श्री उमेश सिंह जी से कृपया आप आए और मंचासीन श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर, का अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री उमेश सिंह जी। प्रोफेसर प्रताप नंद झा जी से, डीन शैक्षणिक विभाग एवं प्रोफेसर निदेशक CIL, कृपया आप पधारें और मंचासीन श्री वासुदेव कामत जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्री प्रतापानंद झा जी, श्री प्रतापानंद झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो गया है
महत्वपूर्ण संबोधनों की लाभ का। सर्वप्रथम बहुत विनय पूर्वक मैं बीज वक्तव्य हेतु जिनसे अनुरोध करने जा रही हूं, परम आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, भारतीय पत्रकारिता, साहित्य और बौद्धिक जगत की एक प्रतिष्ठित स्वनामधन्य हस्ताक्षर। ये सर का मुझे बहुत विनय पूर्वक आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। मंच पर विराजमान पूज्य संत कमल नयन दास जी, आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, वासुदेव कामत जी, लल्लू सिंह जी, और थोड़ी देर में संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आने वाले हैं। और मित्रों, अयोध्या पर्व अपनी यात्रा के 7वें सोपान पर है। हमारी कोशिश है कि अयोध्या के अस्तित्व का महोत्सव बने, और ये भावना है जो शब्दातीत है। शब्दों में इसे बांधना मुश्किल होगा, लेकिन भावों में हम इसको अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। उद्घाटन से अयोध्या पर्व विधिवत शुरू हो रहा है। अयोध्या का संदेश अब अनेक पुस्तकों में, अक्षरों में अंकित होने लगा है। इस अवसर पर भी आखिर में कुछ किताबें और एक पत्रिका का लोकार्पण यहाँ होगा। 2 पुस्तकें हैं जो अयोध्या पर्व के सहयोगियों ने लिखी हैं। इसमें एक पुस्तक में अयोध्या के प्राचीन वे संत हैं जो लोक कथाओं में भी व्याप्त हैं, और दूसरी पुस्तक है 84 कोस की अयोध्या। ये दोनों पुस्तकें प्रभात प्रकाशन ने छापी है, और जो 84 कोस की अयोध्या पुस्तक है उससे थोड़ा बहुत मैं परिचित हूँ। पिछले 7-8 सालों से उमेश सिंह और उनके साथी सहयोगी उन स्थानों की खोज कर रहे थे जो स्मृतियों में तो थे, लेकिन करीब करीब लुप्त से हो गए थे। और अब उन स्थानों की एक प्रदर्शनी भी यहाँ लगी है, आप देख सकते हैं। एक पुस्तक है संतों में ध्रुवतारे। तो जो संत अयोध्या के आसपास रहे हैं और जिन पर बहुत कुछ लिखा भी गया है, जिन पर बोला भी गया है, उन संतों में एक पलटू दास के बारे में हम सब जानते हैं। और पलटू दास पर इतने प्रवचन हुए हैं कि उनकी एक पूरी परंपरा है। तो संतों में ध्रुवतारे पुस्तक ऐसे तमाम उन संतों की खोज करती है, हमें परिचित कराती है, जो दरअसल जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। और अयोध्या पर्व इस मायने में सार्थक हो रहा है कि अयोध्या के आसपास जो स्थान हैं उन स्थानों में का महत्व क्या है, अब इस पुस्तक में कुछ हद तक आ गया है। उसी तरह से हमारे सामने समस्या थी कि जो
अयोध्या के सामने आसपास में जो 84 कोस में स्थान है, तो उनका उस पुस्तक का शीर्षक क्या हो। तो प्रभात जी ने उस पुस्तक का शीर्षक दिया और हमें भी अच्छा लगा, 84 कोस की अयोध्या। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि 84 कोस की अयोध्या पुस्तक देखकर आप ये मत मानिए कि अयोध्या केवल 84 कोस में है। भौतिक अयोध्या हो सकती है कि 84 कोस में हो, लेकिन हम अयोध्या को तो अनंत आकाश की तरह देखना चाहते हैं, और अयोध्या है भी अनंत आकाश। और उस अयोध्या को समग्रता में हम देखें तो यह जगत व्यापी है, उसी तरह से जैसे आकाश भी जगत व्यापी है। और उसी अयोध्या का के अस्तित्व का ये महोत्सव है। 2 पुस्तकें हैं जो अंग्रेजी में हैं। मैं ममता भट्ट से परिचित नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी पुस्तक एन इटर्नल हीरो राम अंग्रेजी में मिली, और दूसरी पुस्तक उन्होंने भिजवाई वॉरियर्स ऑफ कुरुक्षेत्र, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी की ज़्यादा दिलचस्पी होगी, राम में शायद उनकी कम होगी। लेकिन राम और कृष्ण में स्वामी ज्ञानानंद जी भेद नहीं करते। तो ये दोनों पुस्तकें हैं, और मेरे ख्याल है ममता भट्ट आई भी हैं। उसी तरह से 2 दिन पहले सामने बैठे हुए हैं आचार्य चंदन कुमार चौबे जी। इन्होंने मुझे कहा कि हम एक पत्रिका निकालते हैं भारत बोध, और इस बार गोस्वामी तुलसीदास और लोक प्रज्ञा पर उसमें सामग्री है। तो मैंने कहा कि आप भिजवाइए और उसका भी यहाँ लोकार्पण होगा, उसका लोकार्पण यहाँ होना है। इसी तरह से यहाँ मंच पर वासुदेव कामत जी हैं, इनके चित्रों की प्रदर्शनी आप देखिए। इन्होंने स्वामी ज्ञानानंद जी को हर चित्र या लगभग हर चित्र के बारे में जो समझाया, तो उस चित्र को देखना समझना बिल्कुल एक अनोखा अनुभव था। चाहे वो सबरी और राम का चित्र हो, तो वासुदेव कामत जी ने कहा कि सबरी के फल राम खा रहे हैं, और उससे जो बीज गिर रहा है उसको सबरी अब अपने लिए तप की माला बना रही है, और यही उस चित्र में है। और ऐसे सभी चित्र देखने लायक हैं, और मैं कहूँगा आप सब लोगों से कि ये तीनों चित्र प्रदर्शनियाँ जो यहाँ लगी हैं उसे आप देखें। एक प्रदर्शनी यहाँ है जो वासुदेव कामत जी की है रामकथा पर, और उस प्रदर्शनी के बारे में 2-4 लाइन जो इन्होंने लिखा है वो मैंने पढ़ा। इन्होंने लिखा है, यानी वासुदेव कामत जी ने, कि जहाँ राम कथा समाप्त होती है वहाँ राम राज्य शुरू होता है। और यह आकांक्षा मैं मानता हूँ कि जन जन की है कि राम कथा पूरी हो और राम राज्य शुरू हो, और हम अपने आसपास की राम राज्य को टटोलें। स्वाधीनता संग्राम में भी मैं मानता हूँ कि अगर ये कोई आकांक्षा सबसे बड़ी थी तो यही थी कि जब आज़ाद होंगे तो राम राज्य होगा। दूसरी प्रदर्शनी है जम्मू क्षेत्र में बसौली एक जगह है, मेरी समझ से वो सीमांत क्षेत्र है, और बसौली की जो चित्रकला है उसमें 38 चित्र हैं, और हर चित्र लगता है कि कली बना हुआ है, लेकिन वे चित्र 19वीं सदी के हैं।
18वीं सदी के हैं और लघु चित्रों की ये प्रदर्शनी 2-3 घंटे अगर आप देखेंगे तो आप अयोध्या कांड उन चित्रों में पा सकेंगे। बड़ी वसौली के कलाकारों की प्रतिभा, परिश्रम और प्रज्ञा की देन कहेंगे उस इन चित्रों में है। तीसरी, मैंने आपसे कहा कि 84 कोष की के स्थानों की प्रदर्शनी है और बहुत अच्छे से अब हर स्थान की एक तस्वीर यहाँ देखने को हमें मिल सकती है अगर आप चित्र प्रदर्शनी में जाएं। अंत में मैं एक बड़ी उपलब्धि का उल्लेख यहाँ करना अपना फर्ज समझता हूँ। प्रोफेसर रमेश गौड़ को इस बात का श्रेय है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है और यह पिछले साल मई मास में मंगोलिया में जो बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ। राष्ट्रीय कला केंद्र में कला निधि के निदेशक प्रोफेसर रमेश गौड़ के सराहनीय और सतत प्रयास का ये परिणाम है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ और स्वामी जी लोग जो मंच पर हैं, माननीय उपराज्यपाल जो मंच पर हैं, सब रमेश गौड़ के इस काम की सराहना करेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है। हमारी लोक भाषाओं के लिए रामचरितमानस लोक भाषा में है, तो उस धरोहर की को यूनेस्को की मान्यता का मतलब है कि भारत की लोक भाषाओं को अब वैश्विक मान्यता के दरवाजे खुल रहे हैं। जहाँ पहले दीवारें थी वहाँ दरवाजे खुलने लगे हैं और दिल्ली गोष्ठियों का भी शहर है, तो इस 3 दिनों के आयोजन में अनेक गोष्ठियाँ यहाँ होने वाली है। एक गोष्ठी है भारतीय संस्कृति के नवाचार में गोस्वामी तुलसीदास का योगदान। दूसरी गोष्ठी का विषय है कुबेरनाथ राय के निबंधों में श्री राम और रोज विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक श्रृंखला है। तो इस अयोध्या पर्व में आपका स्वागत है और इस तरह से अयोध्या पर्व एक कदम आगे बढ़ रहा है और हम लक्ष्य तक पहुँचेंगे इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।